two gases A and B react with each other according to the following equation. आपको बोला है कि A टाइम्स ऑफ A, B टाइम्स ऑफ B रिएक्ट करके C टाइम्स ऑफ C और D टाइम्स ऑफ D बना रहा है। अब हमें बोला है कि ये जो रिएक्शन आप करा रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे करा रहे हो। अब जब हमने ये रिएक्शन परफॉर्म किया तो हमें ये दिखा कि इसमें जो वॉल्यूम चेंज है वो भी नहीं हो रहा है। अब हमें बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो हमें बोला है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ही आपका कांस्टेंट हम लोगों ने रखा हुआ था, लेकिन अलग से बात ये निकल के आ रही है कि जब आपने रिएक्शन कराया भी तो भी आपका वॉल्यूम जो है ये फिक्स आ रहा है। मतलब फिक्स नहीं, हम बोल सकते हैं कि डज नॉट चेंज। तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज इवन इफ आपका रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो देखिए, जैसे ही गैस की बात होती है हमारा तो सबसे पहला ख्याल आना चाहिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसमें हमें प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों तो कांस्टेंट दिया ही है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए वॉल्यूम के, जिसमें अगर वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ये भी आपके चेंज नहीं होने चाहिए। तो आप बोल सकते हो डज नॉट चेंज। तो यहां से मैं इन्फर कर सकता हूँ कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बदल ही नहीं रहे हैं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहे हैं तो आप समझना बात को कि ये पूरा क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ही रिएक्शन चलेगा ए का ए मोल बी का बी मोल से रिएक्ट करेगा। मतलब ये दोनों तो आपका खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। सॉरी, ये आपका कंज्यूम हो जाएगा। और सी और डी के डी मोल्स ये आपके फॉर्म हो जाएंगे। मतलब सी प्लस डी मोल्स ये आपके फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहा है, मतलब कि जो आपका सी प्लस डी है माइनस ए प्लस बी है ये आपका जीरो है। नंबर ऑफ मोल्स आपका फिक्स है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। नेक्स्ट हमें पूछा है कि एवरेज मोलर मास में इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए, यहाँ पे आप समझना बच्चों कि एवरेज मोलर मास क्या होता है कि आपका एवरेज मोलर मास होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हैं तो मास तो वैसे भी कंजर्व्ड होता है। तो मास कंजर्व ही है, मतलब मास में कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो फिक्स होता है पूरे रिएक्शन के दरमियान। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम भी हो सकता है, बदल भी सकता है। अब इस वाले केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है ये सेम है, मतलब ये भी चेंजिंग नहीं है, बदल नहीं रहा टाइम के साथ। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब कि ये जो रेशियो है ये भी कैसा हो जाएगा, फिक्स। इसका मतलब कि एम एवरेज टाइम के साथ नहीं बदल रहा, और ना ही ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई एल आर है कि नहीं। क्योंकि देखो, पूरे रिएक्शन में हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम सीधा ही इन्फर करके बता सकते हैं कि चाहे कैसा भी कंडीशन हो, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स गिवन कंडीशन के लिए सेम है। मास हमेशा फिक्स होता है, तो एम एवरेज कांस्टेंट आ गया, मतलब नॉट चेंजिंग आ गया। अब चाहे कोई एल आर रहे या ना रहे। तो देखिए, ऑप्शन बी में बोला है इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज इफ ए और बी इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ए और बी कितना भी रखा हो, मोलर मास आपका फिक्स ही आएगा। थर्ड, हमें बोला है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों देखो, वेपर डेंसिटी आपका होता है मोलर मास बाई टू। यहाँ मिक्सचर की बात करें तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। अब क्योंकि आपका एवरेज मोलर मास ही फिक्स आ रहा है, नॉट चेंजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वेपर डेंसिटी भी फिक्स नहीं आएगा, मतलब इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द रिएक्शन। ऑप्शन डी में बोला है टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विल चेंज। भाई यहाँ बोलना चाह रहा है ना कि ये जो सी प्लस डी है और ए प्लस बी है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बदल सकता है क्या, मतलब टोटल मोल्स बदलता जाएगा क्या टाइम के साथ। तो ये भी आपको गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमने तो ये पहले ही पॉइंट में प्रूव कर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर रिमेनिंग सेम, इट डज नॉट चेंज।